नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ आज चर्चा में ओमकार चौधरी सर, द ओमकार चौधरी शो और ओशियन नेटवर्क। सर बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर बजट सत्र का दूसरा जो पार्ट है वो कल से शुरू हुआ और एज यूजुअल पहले दिन मुझको चांद ला के दो। राहुल राष्ट्रपति के धन्यवाद भाषण पर धन्यवाद चर्चा में, नहीं साहब हम तो नरवणे साहब की किताब पर बोलेंगे। और अब जब नरवणे साहब की उस पूरी किताब का तिलस्म खुल चुका है, मुंह पे कालिख लग चुकी है, तो पिछले ही सेशन में भाग खड़े हुए। अब ओम बिरला साहब के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, तो कायदे से तो दोनों बाहें चढ़ा के और कल बिल्कुल डट जाना चाहिए था और ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करके पास करा के निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। आप जरा संसदीय परंपराओं से नफरत देखिए कि ओम बिरला साहब के सामने तुम अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हो तो ये नियम है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो वो चेयर नहीं करेंगे। और उन्होंने जगदम्बिका पाल साहब को नामित किया, तुम्हें उस पर भी आपत्ति है। तुम्हें नियम कानून की जानकारी नहीं है, वो तो आज दुरुस्त किया गृह मंत्री साहब ने हाउस में। गौरव गोगोई ने जब ये बात उठाई तो उन्होंने कहा तुम्हें जानकारी नहीं है। हर समय एक्टिव रहता है सचिवालय लोकसभा का और वही नामित करते हैं। ये तुम्हारे मालिक खानदान का कोई आदमी नहीं डिसाइड करेगा कि बैठ के कौन वहां पर होगा। लेकिन सवाल ये होता है कि कल अचानक फिर मुझको चांद ला के दो शुरू हो गया। नहीं साहब हम तो मिडिल ईस्ट पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अब्दुल यहाँ वाले परेशान हैं। हम तो ईरान पे बात करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए क्यों? और फिर भाग खड़े हुए। राहुल गांधी दरअसल मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं और केवल अपनी पसंद और नापसंद से वो कांग्रेस को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनके पीछे पीछे चले, जिसका कि देश से कोई मतलब नहीं, देश की जनता से कोई मतलब नहीं। राहुल की मंशा क्या है सर? कांग्रेस की मंशा क्या है? और इस बार तो पिछली बार नरवणे की किताब पे मुंह पे कालिख लगी, इस बार अविश्वास प्रस्ताव पे कालिख लगी। तो ये बार बार दीवार से जाके टकराना, अपने मुंह पे कभी कालिख, कभी मल, कभी गंदगी पोतना और कोशिश करना कि दीवार गंदी हो जाए, यानी भारत का जो विकास है उसमें कहीं धब्बा लग जाए। इसके अतिरिक्त भी कुछ है सर? ओवर टू यू प्लीज। अवनीश जी, कल एक कार्यकर्ताओं को ये संबोधित कर रहे थे और वहां पर इन्होंने बड़ी कुटिल हंसी के साथ ये कहा कि देखा। मैं वो वीडियो दिखा देता हूं सर, मैं दिखाने ही वाला हाँ, था। हो दर्शकों गया को दिखा काम। देते हैं उसके बाद। यूथ ये कांग्रेस लीजिए, के कार्यकर्ताओं ने कर दिया। ये है वीडियो सर। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने? एआई सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने। ये अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट था जिसमें 20 से अधिक देशों के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। ब्राजील के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति का उल्लेख हम कर सकते हैं, बाकी भी बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति थे। 45 देशों के मंत्री समूह इसमें भाग ले रहे थे। 13 प्रमुख देशों के पवेलियन वहां लगे हुए थे। अवनीश जी, कुल मिलाकर के 100 देशों का प्रतिनिधित्व था। और ये जो अब तक और 3 एआई समिट हुए हैं अलग अलग देशों में, उनके मुकाबले कई गुना बड़ा था। और वहां का जो वातावरण था वो इतना कमाल का बना हुआ था, इतनी तैयारियां की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जितने यूथ, जिनको ये जैन जी कहते हैं, वो जो करीब करीब 3 से 4 लाख की संख्या में लोग वहां गए। 3 जगह इसका आयोजन किया गया था, भारत मंडपम में, सुषमा स्वराज भवन में और अंबेडकर सेंटर में। 3, 3.5, 4 लाख युवाओं की वहां मौजूदगी, उनकी दिलचस्पी और उनका एक्साइटमेंट
और इन लोगों ने क्या किया, नंगे होकर के वहां पहुंच गए, इन्होंने नंग नाच किया एक एआई समिट में। अच्छा, एक बात बताइए, इससे मोदी सरकार की छवि खराब हुई, भारत की छवि खराब हुई, या इनकी छवि ऐसी बनी कि बेहद गैर जिम्मेदार आदमी है, बेहद गैर जिम्मेदार पार्टी है, ये सत्ता में आने के लायक ही नहीं है, इन पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है। और चलिए, दबी छिपी अगर कोई बात थी, कोई प्लानिंग थी, जिसके बारे में आमतौर पर यह होता है कि जब भद पिट जाए आपकी और चतुर्दिक आपकी आलोचनाएं शुरू हो जाएं कि भाई बहुत भोंडा काम कर दिया, बहुत माड़ा काम कर दिया इन्होंने, तो टॉप लीडरशिप या तो चुप रहती है या फिर धीरे से आगे आकर के चीजों को संभालने की कोशिश करती है। भले ही साजिश उसकी हो, टॉप लीडरशिप की, लेकिन कैमरों पर आकर के वो चीजों को संभालती है और फिर कहती है कि भाई हम देखेंगे अपनी पार्टी के भीतर ये कैसे हुआ और हम इस पर एक्शन करेंगे। तो चीजें संभल जाती है। कई बार लोगों को एक भ्रम बना रहता है कि भाई चलो टॉप लीडरशिप तो कम से कम इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, कोई दूसरी लेयर का, तीसरी लेयर का आदमी होगा। लेकिन सब जानते हैं कि भाई टॉप लीडरशिप कौन है आजकल कांग्रेस में। मल्लिकार्जुन खड़गे तो नहीं है, उन्होंने तो कर्नाटक में कह दिया था कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन का फैसला तो हाई कमान करेगा। हाई कमान कौन है सब जानते हैं। तो ये जो हाई कमान है, ये कितनी कुटिल हंसी हंस रहा है और कितनी बेहयाई अंदाज में, बेशर्मी के साथ ये कह रहा है कि कर दिया काम। यूथ कांग्रेस वालों ने क्या काम कर दिया? सरहद पर जाकर के पाकिस्तान से या चीन से लड़े थे क्या? या देश के की शान में जो एक और पैबंद लग रहा था एआई समिट से, देश की वाहवाही हो रही थी। एआई समिट साहब, एआई समिट की धूम पूरी दुनिया में थी, वहां जाकर के आपने नंग नाच किया है और आप उस पर चुटकी ले रहे हैं, मजाक ले रहे हैं, बेहयापूर्ण तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं। अवनीश जी, बात यह है, आप पूछ रहे हैं कि इनका इरादा क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, तब इन्होंने सदन में क्या किया, अब ये क्या करने जा रहे हैं। आप 2014 से लेकर के अब तक के सारे लोकसभा सत्रों को देख लीजिए। आपकी 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा और अब 18वीं लोकसभा, कोई सत्र ऐसा गया नहीं है जब शुरू के 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन इन्होंने डिस्ट्रॉय ना किए हों। जब इन्होंने, चलो वहां तो ये टी शर्ट उतार कर नंग नाच कर रहे थे, कपड़ों में भी ये नंग नाच ही करते रहे हैं, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के सदनों में भी और सदन के बाहर संसदीय परिसर में भी। मैं तो बरसों तक लोकसभा कवर करता रहा, जब नेशनल ब्यूरो में था अमर उजाला में, और मुझे याद है उस समय अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और कुछ पूर्व प्रधानमंत्री भी उस समय सदन के सदस्य हुआ करते थे। बड़ा लिहाज हुआ करता था एक दूसरे का। और हम बाहर जहाँ एक चाय वाला बैठता है, ऊपर की तरफ ही जहाँ प्रेस गैलरी है, उसके बाहर ही जैसे निकलते हैं, वहां पर एक चाय की स्टॉल है। तो हम लोग अक्सर जब सदन में कोई खास चर्चा नहीं हो रही होती है तो बाहर आकर के गप्पे सप्पे मारने के लिए या किसी पार्लियामेंट के मेंबर को पकड़ करके बैठ करके गप्पे मारने के लिए, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें निकलवाने के लिए वहां बैठ करके चाय की चुस्कियां लेते थे। और जैसे ही पता लगता था कि इंद्रजीत गुप्त बोलने वाले हैं, सोमनाथ चटर्जी बोलने वाले हैं, चंद्रशेखर का भाषण होने वाला है, हम चाय वाय छोड़ करके उनका भाषण सुनने के लिए अंदर पहुंचते थे, क्योंकि बहुत तैयारी के साथ आते थे, तथ्यों को सुन करके, भाषण को सुन करके और गरिमापूर्ण व्यवहार देख करके वहां से हम लोग कुछ लेकर के आते थे। अटल जी बोल रहे हैं, चंद्रशेखर जी हल्के से खड़े होते हुए दिखाई दिए, अटल जी तुरंत बैठ जाते थे।
और वो उनको अटल जी को गुरुजी कह करके संबोधित करते थे। इसी तरीके से चंद्रशेखर बोस कुछ बोल रहे हैं, कोई दूसरे बड़े नेता बोल रहे हैं, अटल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आडवाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो इतना सम्मान करते थे, वो तुरंत बैठ जाते थे और उनकी बात पूरी होने तक बैठे रहते थे। ये माहौल था सदन का, लोकसभा का। और राज्यसभा तो साहब उच्च सदन रही है, वहां तो हमें कभी याद ही नहीं आता है कि कोई हंगामा हुआ है या ऊंचे स्वर में किसी ने कोई बात कह दी है या किसी तरह का वॉकआउट। वॉकआउट तो मतलब हिस्टोरिक चीज बन जाती थी कि राज्यसभा में भी, उच्च सदन में भी वॉकआउट हो गया है। किस बात पर हुआ है इसकी मतलब एक हड़कंप मचता था कि भाई हुआ क्या था कि वहां से वॉकआउट हो गया। आज क्या बना के रख दिया सदन की, संसद को राजनीतिक अखाड़ा बना करके रख दिया गया है। ना चेयर की का कोई सम्मान है, ना सदन की कोई गरिमा और कोई महत्व छोड़ दिया गया है। और हर बार कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग, कभी बीबीसी की 2 किस्तों वाली डॉक्यूमेंट्री, कभी मणिपुर, और कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो सदन को गंभीरता से चलते हुए कब देखा है हमने और आपने? या किसी विपक्षी सांसद का कोई बहुत यादगार भाषण हमारी स्मृतियों में कब का है? कभी आप जोर लगा करके सोचेंगे, जाकर के संसद की लाइब्रेरी में जहां रिकॉर्ड रहता है भाषणों का, उसको खंगालेंगे और पूछेंगे सचिवालय से कि भाई विपक्ष के किस नेता ने पिछली बार किस विषय पर 30, 40, 45 मिनट का भाषण दिया है, तो आपको नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो कालखंड है, ये बेहद, मैं कहूंगा कि अफसोसनाक, शर्मनाक, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार विपक्ष मुझे नहीं लगता कि संसदीय इतिहास में आज तक हुआ है। आज तक नहीं हुआ है अवनीश जी। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज रहती है, जिस तरीके से बैठते हैं ये, जिस तरह टी शर्ट पहन करके, पजामा पहन करके और पैरों में फ्लोटर डाल करके, जो रात को आप अपने बेडरूम में पहन करके जिस तरह की चप्पलों को जाते हैं, उस तरह से आप संसद में आ रहे हैं, जिस तरह का व्यवहार है, कभी आप अपनी बहन के कंधे पर हाथ रख करके खड़े हो जाते हैं, इस तरह की हरकतें, भाई ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये मौज मस्ती की जगह नहीं है, ये क्लब नहीं है, ये पब नहीं है, ये भारतीय संसद है, जहां पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विमर्श होता है, चर्चाएं होती हैं, जहां पर कानून बनते हैं देश की जनता के लिए। तो मेरा कहना ये है कि ये एक ऐसा बालक है जिसके हाथ में उसकी मम्मी ने एक भरी पूरी पार्टी दे दी खिलौना समझ करके। और ये जैसे बच्चे की एक नेचर होती है कि शुरू में तो खिलौने से खेलता है थोड़ी देर, और फिर उसको जमीन में पटक पटक करके तोड़ने लगता है ताकि दूसरा खिलौना मिल जाए, या दूसरा ना भी मिले उससे भी उसका कोई खास लेना देना नहीं है। पर फिर उसको जमीन में मारने से और उसमें जो आवाज निकलती है और जो वो टुकड़े टुकड़े होकर के बिखरता है, उसमें भी उसको आनंद आता है। तो राहुल गांधी एक्चुअल में किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, देश का भी नहीं बिगाड़ रहे। इतना महान राष्ट्र है ये अवनीश जी, कोई इसका क्या ही बिगाड़ेगा, कोई इसकी क्या ही छवि खराब करेगा। ये हाय हाय कर रहे हैं और बाहर पूरी दुनिया में भारत की वाह वाह हो रही है। तो ये भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का कुछ नहीं कर सकते, जो कहते हैं कि हम छवि ही इनकी पूंजी है और छवि को हम फाड़ करके रख देंगे। नहीं फाड़ सकते आप, आपकी ये औकात नहीं है, आपकी ये हैसियत नहीं है। वो तो एक ऐसा सुचितापूर्ण जीवन जी रहे हैं और 24/7/365 जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित। कुछ बदनामियां भी उनके
गले पड़ी रहती हैं, तो वो भी सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगी चीजें। लेकिन ये तो कम से कम कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि आप किसी की छवि तब खराब कर सकते हैं या तब उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं जब आपकी छवि बड़ी धवल हो, बिल्कुल आपका जीवन बड़ा सुचितापूर्ण रहा हो, बड़ा प्रामाणिक रहा हो, लोग आप पर भरोसा करते हो या आपकी लीडरशिप पर या आपके कथन पर विश्वास करते हो। आपका तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोग आपको सीरियसली लें। तो जब आपको सीरियसली नहीं ले रहे, तो आप किसी की क्या ही छवि बिगाड़िएगा। बिल्कुल सर। और जनता में सीरियस लेना छोड़ दिया है वो तो अलग बात है। खुद पार्टी के अंदर ये कितना सीरियसली लिए जाते हैं ये भी समय समय पर जाहिर होता रहा है। और व्यवहार, एक और वीडियो उसी संसद परिसर का जो है वो सोशल मीडिया पर टहल रहा है। 9 बार के विधायक प्रमोद तिवारी, जो कि आपके उपनेता भी हैं, और वो बिल्कुल जैसे कोई चेला चपाड़ा पीछे आ रहा हो और बादशाह निकल के चला गया धुतकारते हुए कि चलो हटो जाओ, और वो लज्जित होते हुए वो बाइट, मुझे लग रहा है प्रमोद जी खुद देख देख के शर्मिंदा हो रहे होंगे। तो जिस व्यक्ति का व्यवहार, इससे पहले हेमंता विश्व शर्मा का उदाहरण हेमंता ने खुद पब्लिक डोमेन में वो कुत्ते वाला बिस्किट और तमाम चीजें बताई। सर, मिडिल ईस्ट, तुमने अविश्वास प्रस्ताव लाए पिछले जो बजट सत्र का पहला हिस्सा था, बड़ा चिल्ला चिल्ला के तुमने कहा हम उखाड़ देंगे या कर देंगे, हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो भाई, क्या तुम भांग पी के बैठे हो? तुम्हें याद नहीं होता कि तुमने पिछली बार किसका डंका बजाया था और पहले दिन तुम्हारी छाती में मिडिल ईस्ट के लिए दूध उतर रहा है? तुम्हारी मम्मी इससे पहले आर्टिकल, आजकल लेखिका बनी फिरती हैं ईरान के लिए। कांग्रेस का ये परिवार इस गाढ़े वक्त में जब हमारे पड़ोस तक युद्ध आ चुका है, 90-92 लाख भारतीय जो कि इन्हीं सी अशांत क्षेत्र में रहते हैं और भारत सरकार उनको वहां से निकालने में लगी है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप देखिए भारत प्रखरता से राष्ट्र प्रथम के भाव से कर रहा है। ये खानदान तो ऐसा लगता है कि ये चाहता है कि भारत इस युद्ध में उलझ जाए, किसी न किसी तरीके से उलझ जाए। देखिए, युद्ध में उलझ जाए कि नहीं उलझ जाए वो तो खैर सेकेंडरी चीज होती है अवनीश जी। खाड़ी के देशों में करीब 90-91 लाख भारतीय काम कर रहे हैं और इस समय वहां फंसे हुए हैं। बिल्कुल कोई बहरीन में है, कोई यूएई में है, कोई कतर में है, कोई अबू धाबी में काम कर रहा है, कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है। अलग अलग देशों में वहां पर सब लोग काम कर रहे हैं और बड़ी भारी संख्या में वहां से रेमिडीज हिंदुस्तान वो अपने परिवारों को भेजते हैं। वो भी हम छोड़ दें तो 90-91 लाख भारतीय अगर उन सारे देशों में छितरे हुए हैं, कामकाज कर रहे हैं और युद्ध काल में वहां फंस गए हैं, तो क्या भारत खुल करके किसी एक देश के साथ खड़ा हो सकता है? उसके बाद जो दूसरे देशों में भारतीय हैं उनके साथ क्या सुलूक हो सकता है? एक बार क्या, ये सितंबर 2013 की बात है जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, बाद में एनडीए ने। तो उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे। उनसे पूछा गया, टिप्पणी के लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को बनाया। उनकी टिप्पणी पता है क्या थी? उनकी टिप्पणी थी कि वो तो कूप मंडूक हैं, गुजरात के बाहर वो क्या जानते हैं। प्रधानमंत्री ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसको विदेश नीति की भी समझ हो, तमीज हो। वही सलमान खुर्शीद, अवनीश जी, जो 7 डेलीगेशन भेजे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देशों में, 32 देशों में, वो उसका एक हिस्सा थे, डेलीगेशन का हिस्सा थे। किसने भेजा था? उन्हीं नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ही चयन किया था कि किस डेलीगेशन में कौन कौन चेहरे रहेंगे। ये तो एक उदाहरण है। अब तक दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत सारे क्राइसिस हुए हैं, युद्ध भी हुए हैं, आपदाएं भी आई हैं। इमरजेंसी काल में किस तरीके से भारतीयों को अलग अलग देशों से
सुरक्षित निकाल करके लाया है हमारा विदेश मंत्रालय और भारत सरकार। अभी भी 100 से ज्यादा फ्लाइट लगी हुई हैं लोगों को लाने के। 67,000 कल तक हिंदुस्तान पहुंच चुके थे, 67,000 पहुंच चुके हैं। और बाकी लोगों को कह दिया गया है, सारे मिशन जिन जिन जहां दूतावास हैं उनको, उच्चायोग हैं उनको, जितने वाणिज्य दूतावास हैं उनको भी कह दिया गया है कि सब टॉप प्रायोरिटी में इसमें लगो, बसें करो किराए पर, जितने भारतीय हैं सबको निकाल करके भर करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दो। वहां से फिर फ्लाइट के जरिए उनको हिंदुस्तान लाने की जिम्मेदारी हमारी। युद्ध स्तर पर यह काम भारत कर रहा है, भारत की सरकार कर रही है। और ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े हो जाओ, ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाओ। कौन ईरान, कौन खमेनेई? खमेनेई ने कौन से कारनामे कर रखे हैं? हमास खड़ा कर रखा है, हिजबुल्ला खड़ा कर रखा है, हूती खड़े कर रखे हैं। आतंकवादियों को पैसा जम करके अगर किसी ने दिया है, उसका नाम था अयतुल्ला अली खमेनेई, उनकी सरकार। तो आप कह रहे हैं कि महादैत्य की मृत्यु पर दहाड़े मार करके लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री दहाड़े मार करके रोए। क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को ये सब करने की? तुम करो ना ये काम, आतंकवादियों के साथ तुम खड़े हो ना। होते रहे हैं, इतिहास है। मुंबई पर इतना भीषण अटैक हुआ था, 3.5-4 दिन तक मुंबई नहीं पूरा देश और दुनिया दहलती रही थी। 163 लोग मारे गए थे उसमें, और बाद में यह आंकड़ा 200 के पार चला गया था। जो घायल थे वो भी मरे थे, जिनमें विदेशी नागरिक भी थे। मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। बिल्कुल। बराक ओबामा जब आए भारत की यात्रा पर, तो उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछा कि हमें तो लग रहा था कि इतनी संख्या में लोग मारे गए और 3 दिन तक टेरर अटैक चलता रहा, आप लोग कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो 2009 में चूंकि इलेक्शन था लोकसभा का, तो इसलिए मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि कोई कार्रवाई ना की जाए। आज आप ऐसे प्रधानमंत्री की छवि को फाड़ने की बात करते हैं, जिन्होंने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया, यानी घर में घुस करके मारा। पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया, घर में घुस करके मारा। और पहलगाम के बाद तो वो किया जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। और ब्रह्मोस, जो हमारी तकनीकी दक्षता है, उसका परिचय दिया पूरी दुनिया को कि हम बिना सीमा पार किए ही, सेनाओं को जरूरत नहीं है सीमा पार करने की, हम घर में घुस करके ऐसी तबाही मचा सकते हैं जैसी हनुमान जी ने लंका में किया था। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और, कई लोगों के दिमाग में, ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बात आती है, कोई भी संसद का सत्र हो, राहुल और उनकी पूरी कांग्रेस या तो हंगामा करती है या उल जलूल काम करती है। कभी नरवणे साहब की किताब लेके आ जाएगी जिस पे मुंह पे काली लग जाएगी, उसके बाद अब कुछ नहीं हुआ, हमको बोलने नहीं देते, तो बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं। ऐसे में क्या ये भी 2014 से लगातार ये सफलता नहीं है कि उसी सदन में जहां तुम ड्रामा करते हो, जो कि प्रधानमंत्री ने ही इस बार कहा था कि ये डिलीवरी की जगह है, ड्रामे की नहीं, तुम लगातार ड्रामा करते हो, और इससे बड़ी तुम्हारी असफलता क्या होगी कि तुम्हारे लाख ड्रामे के बाद, दर्शकों याद करिएगा कि सरकार ने जब चाहा है जो बिल पास कराना, जो संसदीय काम कराना, उसने वो करके इस देश को दिया है, और ये एक रोआ नहीं उखाड़ पाए। तो एक तरफ केवल और केवल तमाशा, और दूसरी तरफ सरकार की वो सफलता कि इस तमाशे के बीच में भी हर संसद सत्र के बीतते हुए सारे काम अपनी जो लिस्टिंग में है वो है। तो सर, इनके तमाशे के सामने ये डिलीवरी, ये भी तो एक संसदीय सफलता है कि इतने गंदे विपक्ष के सामने भी सरकार हर सत्र में अपना काम कराती है, फिर ये उखाड़ते रहे इधर उधर।
अवनीश जी, ये दुखियारा परिवार है, दुखियारा परिवार। ये जो सुख है, जो खुशी है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब आप देखिए, जब इन्होंने ऑफिस छोड़ा था प्रधानमंत्री का, मनमोहन सिंह हटे थे और नरेंद्र मोदी आए थे, 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी भारत की दुनिया में, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे तो आ गए हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 1.5-2 साल में, 2-2.5 साल में जब भी हो जाएगी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हो जाएंगे। अमेरिका, चाइना और भारत, ये 3 आर्थिक रूप से महाशक्तियां पूरी दुनिया के सामने होंगी। इन दिनों में, इन वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ है। मैं इसलिए इनको दुखियारा परिवार कह रहा हूं कि ये भारत के जो समृद्धि के दिन है, भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है, जो ख्याति बढ़ रही है, जो पूरी दुनिया अब उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, भाई 8.5 महीने तक टॉक्स चलती रही, धमकियां मिलती रही यूएस से, वहां के राष्ट्रपति डेड इकोनॉमी बताते रहे, मैं परवाह नहीं करता हूं, भाड़ में जाए भारत, इस तरह की लैंग्वेज का यूज वहां से किया जाता रहा। वो जो नवारो उनका आर्थिक सलाहकार है, उसने कहा देखिएगा 1 महीने के भीतर नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे, वार्ता की टेबल पर आएंगे। कौन आया वार्ता की टेबल पर? खुद है। कौन घुटनों पर आया? और किसने आगे बढ़कर के घोषणा की कि मैं 50% टैरिफ जो मैंने लगाया था उस थूक को वापस चाटता हूं और केवल 18% टैरिफ करता हूं। तो एक राष्ट्र का एक सम्मान स्थापित करना और बकवासबाजी करने वालों को ये बताना कि ये बदला हुआ भारत है भाई, हमारी सेनाओं को तैयार कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, हमारी तैयारियां आप देख लीजिए। तो ये दुखियारा परिवार में इसलिए कह रहा हूं कि इनको दुख इस बात का है कि इतने बड़े बदलाव इस समय हो रहे हैं। जीएसटी का कलेक्शन अवनीश जी 2 लाख करोड़ पर मंथ पहुंचने वाला है। बिल्कुल सर, पर मंथ 2 लाख करोड़ का कलेक्शन पहुंचने वाला है। इससे बड़ा और जितना हमारे पास इस समय फॉरेन रिजर्व है, इतना कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। जो स्वर्ण भंडार हमारे पास है, सिल्वर का भंडार हमारे पास है, कभी नहीं हुआ इतना। तो भारत में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, इनको लगता है कि काश हम होते इस समय तो सारी वाहवाही हमारे खाते में मिलती, एक चाय वाले का बेटा जो है उसके खाते में ये सारी वाहवाही क्यों जा रही है? भाई नई संसद बन गई, नए मंत्रालय बन गए, तो सारी चीजें जो है इस समय कितना तेज गति से बदलाव हो रहा है। तो ये लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तो रोका जाए, इनको किसी तरह तो बदनाम किया जाए, और वो इनसे हो नहीं रहा। हाँ, चाहे संसद हो, संसद में ये काम करने से रोक नहीं पाते, देश की प्रगति को रोकने में ये अक्षम है, और देश में अगर अशांति फैलाना चाहते हैं तो ये कितने भी सपने पाल लें, ये उसमें भी सफल नहीं, और चुनाव लड़के जीतने में तो ये सफल है ही नहीं। इसलिए ये मान चुके हैं कि इलेक्शन में तो नहीं हरा सकते, आओ कुछ बवाल कर दें, कुछ गंद कर दें, इसके अलावा अब इनके पास कोई चारा है नहीं है। और आपने जो शब्द दिया ना सर, ये वाकई में विघ्न संतोषी परिवार है, और ये अपने मुहर्रम लगातार इसी तरह जी रहा है। इसी वजह से ये विषय छोड़ के कुछ भी इनसे करवा लीजिए, कुछ भी इनसे दिखवा लीजिए या कहलवा लीजिए, ये करने को तैयार है। सर, कांग्रेस के इस चरित्र पर आपने हमें समय दिया और बड़े विस्तार के साथ दर्शकों के सामने अपनी बात रखी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा पसंद आई होगी आपको जरूर, और अगर पसंद आई हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा, यानी शेयर करिएगा। वीडियोस को लाइक करने से थोड़ा सा इसका प्रसार बढ़ जाता है, तो वो भी कीजिए। चैनल के बेल आइकन को दबाएंगे तो ओंकार सर जब अगली बार प्रारब्ध पर चर्चा के लिए आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। इसी के साथ ओंकार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे यानी अवनीश और ओंकार सर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।